हाँ जी दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी का एक नया चैप्टर नंबर 10 के बारे में। हम लोग 9 नंबर चैप्टर तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग 10वां चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। और ये कहानी है, कहानी बहुत प्यारा सा कहानी है। ठीक है, इसमें आपको दुख दर्द दिखेगा लेखक के बारे में, उनकी बचपन के बारे में जानने को मिलेगा, लेखक का जीवन कैसा था, बाद में पढ़ने के बाद, लेखक बनने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आई, ये सब चीज़ आज आपको जानने को मिलेगा, है ना। तो पाठ का नाम है जूठन, है ना। इस जूठन पाठ को आज हम लोग कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? जूठन, है ना। ये जूठन क्या है, इस जूठन पाठ को पढ़ेंगे। ये जूठन है क्या बाबू? ये आपको अभी जस्ट हम बता दिए, ये एक कहानी है। ठीक है, इस कहानी को पढ़ने वाले, ये कहानी नहीं, ये बोलो तो एक तरीके से आत्मकथा बोलो, है ना। ठीक है, आत्मकथा है। ठीक है, अपने बारे में कथा, कथा यानी कहानी, अपने बारे में कहानी है, तो इसको आत्मकथा कहना ज्यादा सही होगा। आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि जूठन क्या है, तो जूठन पाठ एक आत्मकथा है, याद रखेंगे। जूठन क्या है? एक आत्मकथा है, याद रखेंगे। चलो, तो एक तरीके से हम लोग ये पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग लेखक परिचय को जानते हैं, और इसी के साथ लेखक परिचय के बाद हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे अभी। और आज ही इसी क्लास में पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगी। याद रखो, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतने अच्छे तरीके से ये पूरा चैप्टर हम समझा देंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक करो, है ना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब रखियो तो बढ़िया है। उसके बाद मोबाइल फुल स्क्रीन कर लो, ठीक है, ताकि एक तरीके से ये पूरे चैप्टर बढ़िया से समझ सको। बाबू, हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। चैप्टर नंबर 10 है ये। ठीक है, आपको हम 1 से लेकर 9 नंबर चैप्टर तक पूरा पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जहां पे सारे चैप्टर्स के वीडियोस अवेलेबल है। पूरे डिटेल में पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाएंगे, जहां पे कोई कंजूसी नहीं पढ़ाने समझाने में। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं और चीजों को हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलो जी, जूठन, है ना। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? जूठन। अब देखो, इस जूठन पाठ को जहां तक अगर बात करें तो लिखे कौन है? इस आत्मकथा को लिखे कौन है? इनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये जो आप देख रहे हैं ना तस्वीर, ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिन्होंने ये जूठन आत्मकथा को लिखे हैं। ठीक है, अपने बारे में। आत्मकथा क्या होता है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने बारे में लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें अब देखो, इनका जन्म कब होता है? 30 जून 1950 को। ठीक है, और निधन होता है 17 नवंबर 2013 को। ठीक है, तो ये 2 डेट आप याद रखेंगे, जरूरी है। आपसे पूछ देगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, तो 30 जून 1950 को। पूछेगा जन्म स्थान इनका कहां पे था, तो बड़ला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। यानी इनका उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बड़ला में इनका जन्म हुआ था। किनका? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, जो एक तरीके से कौन से चैप्टर लिखे? जूठन पाठ को लिखे। इनके माता का नाम पूछा जाएगा अगर, तो मुकुंदी देवी, और पिता का नाम अगर पूछा जाएगा तो छोटन लाल। ठीक है, याद रखेंगे, माता का नाम मुकुंदी देवी और पिता का नाम है छोटन लाल। ठीक है, छोटन लाल। ये एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे, है ना, एक दलित थे। ठीक है, एक दलित वर्ग के, और दलित वर्ग के लोगों को पहले कितना ज्यादा सताया जाता था, उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, चलो, रिकॉर्डिंग क्लास है सर? अरे लाइव चल रहा है बच्चा, हम आपका कमेंट पढ़ पा रहे हैं। क्या मतलब, हम ही को बता दे रहे हो कि रिकॉर्डिंग क्लास। चलो, चैप्टर में अब जानते हैं कि बाबू, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का शिक्षा कहाँ क्या क्या प्राप्त हुआ, है ना। ये शिक्षा कहाँ कहाँ से क्या क्या प्राप्त किए, लेखक परिचय जानने के बाद चैप्टर शुरुआत कर लेते हैं अभी। ठीक है, देखो, अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर, है ना, सेवक राम मसीही के खुले, है ना, बिना कमरे, बिना टाट चटाई वाले स्कूल से, है ना। मतलब अक्षर ज्ञान जो शुरुआती ओ आ हर से इधर गई ABCD वगैरह वो सब पढ़ना होता है ना, वो सब जो है प्रारंभ में मास्टर सेवक राम, है ना, मसीही के खुले, है ना, सेवक राम मसीही, इनके खुले बिना कमरे बिना टाट चारपाई स्कूल से ये पढ़े थे, है ना। किनके स्कूल से? सेवक, है ना, सेवक राम मसीही। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद, है ना, बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिए। फिर 11वीं की परीक्षा बड़ला इंटर कॉलेज बड़ला से उत्तीर्ण किए। 11वीं का परीक्षा ये कहां से दिए? बड़ला इंटर कॉलेज बड़ला से उत्तीर्ण किए। लेकिन 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण, ये पास नहीं हो पाए थे 12वीं की परीक्षा में। फलस्वरूप बड़ला कॉलेज छोड़कर, है ना, DAV इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिला लिए।
कई वर्षों तक पढ़ाई बाधित रही। 1992 में हेमवती नंदन है ना बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में ये एमए पास कर लिए, ठीक है, यानी ये मास्टर्स डिग्री भी हासिल कर लिए किस पे, हिंदी में। यानी एक बार फेल हुए, फिर से पढ़ाई किए, फिर आगे पढ़े और ये एमए किए थे किस विषय से, ये पूछा जा सकता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है एमए किए थे किस विषय से, तो आपको याद रखना हिंदी विषय से। कौन से विषय से, हिंदी विषय से। अब इनके बारे में कुछ एक वृत्ति पूछा जा सकता है ना, कि इनकी कौन कौन सी वृत्ति है, मतलब ये अपने जीवन में क्या क्या किए, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि देखो 12वीं कक्षा में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी की और फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा है ना चंद्रपुर महाराष्ट्र में ड्राफ्टमैन की नौकरी की और संप्रति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के है ना, अगर बोले इनकी संप्रति क्या है तो भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय में उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। मतलब ये अपने जीवन में कुछ ऐसा अपना काम किए, अपना अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग बोल सकते हैं जगह पे ये अपना काम किए थे, ठीक है। ये डिटेल से हमें नहीं लगता इसमें से ये वृत्ति वाला में से एक भी चीज पूछा जाएगा। चलो अब सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्पेशली है ना अभी जो है, ठीक है। बस ये सम्मान और कृतियां पढ़ना है, फिर हम लोग जूठन पाठ को स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमारे हिसाब से ये सम्मान है ना और इनकी ये कृतियां बहुत जरूरी है आप सबके परीक्षा के लिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कौन कौन सा सम्मान मिला था, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कौन कौन सा सम्मान मिला था। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि कब मिला था ये भी याद रखना है, 1993 को। परिवेश सम्मान कब मिला था, 2 साल बाद यानी 95 को। जयश्री सम्मान 1 साल बाद यानी 1996 को। और कथाक्रम सम्मान कब मिला था, 2000 को, ठीक है, 2000 ईस्वी में। तो इनको मिला था डॉक्टर अंबेडकर है ना, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान और कथाक्रम सम्मान, ये इनको कुछ सम्मान मिला था, ठीक है। तो कौन कौन सा पुरस्कार था याद रखोगे। चलो इनकी कृतियां कौन कौन सी है, देखो इनकी कृतियां हैं जूठन, है ना, जूठन आत्मकथा है इनका, है ना, जूठन पाठ क्या है, आत्मकथा जो भी हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद सलाम, घुसपैठिए, ये जो है घुसपैठिए क्या है, एक कहानी संग्रह है। सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका अब और नहीं, ये कविता संकलन है ना। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र एक आलोचना है। महाराष्ट्र में मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना की, यह सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में मेघदूत नामक नाट्यशाला का स्थापना कौन किए थे, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। महाराष्ट्र में मेघदूत नामक नाट्यशाला की स्थापना कौन किए थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि। इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों है ना में अभिनय के साथ साथ मंचन निर्देशन भी किया, है ना, मतलब डायरेक्टिंग वगैरह भी किए, निर्देशन वगैरह भी की कई सारे नाटक में। तो ये हो गया ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में जानकारी, ठीक है। अब हम लोग का चैप्टर शुरुआत होता है जूठन पाठ, ठीक है, जूठन पाठ स्टार्ट होता है। अब हम सभी बच्चों को बोलेंगे, है ना, जितने सारे स्टूडेंट अभी लाइव हैं सभी लोग इस क्लास को पहले तो लाइक करिए और मोबाइल अभी के अभी आप सबका फुल स्क्रीन होना चाहिए सभी लोग का, ठीक है, तब आपका ये चैप्टर क्लियर होगा। देखो बाबू, है ना, आपको मन होता होगा, कमेंट पढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना, दूसरा वीडियो देखने लगते हैं, नीचे शॉर्ट्स आ रहा है उसको देखने लगते हैं, मन होता होगा। लेकिन एक तरीके से मन को शांत करके आप लगभग अभी 45 मिनट का ये क्लास अब देखोगे, आगे 45 मिनट हम पढ़ाएंगे, 45 मिनट ये पूरा चैप्टर आपका लगभग खत्म कर देंगे और उसके बाद आपको इस चैप्टर से हर सवाल बनेगा। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। जब हम आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट बता रहे होंगे उस समय आपको जूठन पाठ निश्चित रूप से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ चुके हो। तो आप सारे बच्चे जितने स्टूडेंट हैं सभी लोग मोबाइल फुल स्क्रीन करो और मेरे साथ अभी से अगला 45 मिनट में हमको दो और आपका पूरा चैप्टर ये कंप्लीट कर देंगे। इफ और दिमाग में कुछ और नहीं आने देना है, पूरा का पूरा फोकस क्लास पे होना चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो, एक रोज हेडमास्टर कलीराम, हेडमास्टर का नाम क्या है, कलीराम, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा जूठन पाठ में हेडमास्टर का नाम क्या था, तो कलीराम, ठीक है। देखो, एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा कि क्या नाम है तेरा, क्या नाम है बे तेरा, है ना। एक बार हेडमास्टर कलीराम ने लेखक को बुलाते हैं, किनको, आत्मकथा, यानी एक तरीके से लेखक अपने बारे में लिख रहे होंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जब बचपन में थे, तब एक बार हेडमास्टर जो है इनकी स्कूल का, उनका नाम है कलीराम, उसने अपने कमरे में बुलाया और पूछा क्या नाम है बे तेरा, है ना, तुम्हारा क्या नाम है, ये पूछा हेडमास्टर
कौन? कलीराम। ओम प्रकाश, है ना, मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि अपना धीमे धीमे करके डरते डरते ओम प्रकाश, है ना, मास्टर बोला क्या नाम है बे तेरा, है ना, तो ओम प्रकाश डरते डरते ओम प्रकाश, है ना। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। उस समय हेडमास्टर कलीराम को देखते ही बच्चे सब डर जाते थे, सारे के सारे बच्चे डर जाते थे। ठीक है, पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी, है ना, हेडमास्टर कलीराम का पूरे स्कूल में दहशत थी, सब कोई उस हेडमास्टर से डरते थे, है ना। अभी देखो चैप्टर में क्या स्टार्ट किए, रोज पाठ शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, है ना, मेरे से पूछा कि क्या नाम है बे तेरा। मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को हेडमास्टर बुलाता है और पूछता है कि क्या नाम है बे तेरा। तो ओम प्रकाश, है ना, मैंने बहुत डरते डरते अपना नाम बताया। ओम प्रकाश जी बहुत डरते डरते ओम प्रकाश नाम है मेरा, है ना, डरते डरते बताए। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे, है ना, पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी, सब लोग उससे डरते थे, है ना। अब देखो हेडमास्टर क्या पूछता है, कलीराम, हेडमास्टर का नाम क्या है, कलीराम। हेडमास्टर पूछता है चूहरे का है ना, चूहरे का है ना। हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला तो हमने बोला जी, है ना। मतलब हेडमास्टर पूछा चूहरे का है, मतलब चूहरे का बेटा है, चूहरे यानी दलित, है ना, दलित समुदाय का बेटा है ना, दलित का बेटा है। तो हेडमास्टर का दूसरा सवाल यह था कि दलित का बेटा है, चूहरे का बेटा है। तो हमने कहा जी, है ना, ठीक है ना। उन्होंने कहा ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियां तोड़कर झाड़ बना ले, है ना, पत्तों वाली झाड़ बनाना, और पूरे स्कूल को ऐसे चमका दे जैसे शीशा, है ना। तेरा तो ये खानदानी काम है ना, जा फटाफट लग जा काम पे, है ना। वो हेडमास्टर बुलाया, पूछा क्या नाम है बे तेरा, और ये डरते डरते बताते हैं ओम प्रकाश, है ना। पूछते हैं फिर से हेडमास्टर चूहरे का है, तो ये बताते हैं ओम प्रकाश जी, है ना। तो वो बोलता है ठीक है, जाओ शीशे सामने जो है शीशम का पेड़ दिख रहा है उस पर चढ़ जाओ, है ना, और उस पर झाड़ तोड़ लेना, है ना, और झाड़ू उसका बना लेना, और पूरे स्कूल को ऐसे चमका दो जैसे लगे कि जैसे लगे पूरा शीशा के तरह चमक रहा है स्कूल, ऐसा बना दो। ठीक है, अब हेडमास्टर के आदेश पर मैं कमरे, है ना, बरामदे साफ कर दिया, तभी वे खुद चलकर आए, है ना। अब देखो हेडमास्टर बोला तो ये शीशम के पेड़ पे चढ़े, झाड़ू बनाए, और उसका पूरा स्कूल, है ना, पूरे स्कूल के कमरे, है ना, बरामदे, इस सबको साफ कर दिए, है ना। अब साफ कर दिए तभी वे, है ना, खुद चलकर आए और बोले इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। अब वो देखो हेडमास्टर खुद बाहर निकल के आए और बोलते हैं ठीक है, तुम कमरा और बरामदा तो साफ कर दिया, पूरा मैदान भी साफ कर दो, है ना, जितना मैदान है पूरे स्कूल का वो पूरा मैदान भी साफ कर दो। नन्हा सा बच्चा है, वो छोटे से बच्चे हैं, है ना, ओम प्रकाश सरकारी स्कूल में पढ़ने गए हैं, छोटे से बच्चे हैं, और उससे वो मास्टर अब क्या बोलता, पूरा मैदान तुम ही साफ कर दो। अब बेचारे के लिए कितना मुश्किल था, है ना, लंबा चौड़ा मैदान, मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, है ना, वो मैदान बहुत बड़ा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का भी उतना उम्र नहीं था, उतना बड़ा वो लंबा चौड़ा पूरा मैदान था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी, है ना। पूरा साफ तो किया लेकिन पूरा कमर दर्द करने लग गया। धूल से चेहरा सिर अट गया था ना, पूरा चेहरा सर पूरा अट गया, यानी पूरा भर गया था, ढक गया था धूल से, क्योंकि साफ करने में बहुत धूल उड़ता था। उसके बाद देखो मुंह के भीतर धूल घुस गई थी, मुंह के भीतर क्या हुआ था, धूल घुस गई थी, पूरा झाड़ू लगाने में पूरा धूल घुस गई थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कक्षा में सारे लोग पढ़ रहे थे और ये झाड़ू लगा रहे थे स्कूल के मैदान में। ठीक है, हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। वो हेडमास्टर अपने कमरे से, अपने जो है ना ऑफिस से सब देख रहा था कि ये जो है ओम प्रकाश झाड़ू लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। ठीक है, पानी पीने तक का इजाजत नहीं था, है ना, पानी भी नहीं पी सकते थे, वो हेडमास्टर सब देख रहा था, अगर पानी पीने जाते तो पीट देता। ठीक है, पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा, तमाम अनुभवों के बीच, है ना, कभी इतना काम नहीं किया था। ये बोलते हैं अभी तक जहां तक अगर बात करें, आज तक कभी इतना काम नहीं किए थे, पूरा मैदान, स्कूल, है ना, पूरा बरामदा सब साफ करना पड़ा, कमरा वगैरह, है ना, तमाम जो है ना अनुभवों के बावजूद इतना काम कभी नहीं किए। ठीक है, वैसे भी घर में भाइयों में मैं लाडला था, है ना, सबसे छोटा भाई था, तो ये सबसे लाडले थे, है ना, ये क्या थे, ओम प्रकाश बहुत लाडले भाई में से थे। अब देखो दूसरे दिन स्कूल पहुंचा, अब ये क्या होते हैं, ओम प्रकाश दूसरे दिन स्कूल पहुंचे। ठीक है, पहला दिन तो एक तरीके से देखे, पहला दिन जब ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल जाते हैं तो हेड मास्टर जो कलीराम था वो क्या करता है, इनसे पूरा दिन स्कूल का साफ सफाई करवाता है, कमरा का, बरामदा का, पूरा मैदान
साफ करवाता है, बेचारे के लिए बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन किसी भी तरीके से साफ कर देता है। पूरा मुंह पे धूल जम जाता है, बाल पे धूल जम जाता है ना। पूरा आज तक कभी उतना काम नहीं किया था वो, उतना काम उस दिन किया। लेकिन फिर क्या होता है, एक दिन तो साफ कर दिया, उस दिन वो पढ़ भी नहीं पाया, पूरा दिन झाड़ू लगाता रहा और उसी क्लास के सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। अब दूसरा दिन स्कूल पहुंचे वाल्मीकि जी, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया, है ना। दूसरा दिन क्या होता है, फिर झाड़ू पकड़ा दिया हेडमास्टर, है ना, कि जाओ झाड़ू लगाओ। पूरे दिन झाड़ू ही देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा, है ना। दूसरा दिन भी झाड़ू दे दिया। अब बेचारे दूसरा दिन भी पूरा स्कूल झाड़ू लगाते रहे। मन में एक तसल्ली था, है ना, कि चलो ठीक है आज भर लगा देते हैं, 2 दिन लगा दिए हैं, अब अगले दिन से हम कक्षा में बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे, है ना, वर्ग में अपने बैठेंगे। तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जा बैठ गया, है ना। तीसरा दिन चुपचाप जाके कक्षा में बैठ गया, है ना। थोड़ी देर बाद, है ना, उनकी दहाड़ सुनाई दी। किसकी दहाड़? मतलब एक तरह गर्जन, है, गुस्सा है, कहाँ है वो, है ना, वो हेडमास्टर गुस्सा में, है ना, उसकी दहाड़ सुनाई दी। उसकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा था, है ना। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, है ना, त्यागी मतलब एक तरीके से अपर क्लास का जो लड़का है, ठीक है, वो बताता है ना, कि चिल्लाकर कहता है कि मास्टर साहब, है ना, गांव में मास्टर साहब को मास्टर साहब ही बोला जाता है, मास्टर साहब, है ना। कौन कौन बोला ये मास्टर को मास्टर साहब? बहुत लोग बोलता है ना। तो वो त्यागी लड़का बोलता है, मास्टर साहब वो बैठा है कोने में। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थर 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 कांप रहा था, है ना, कि हेडमास्टर आ रहा है, पीट देगा। तो वो एक तरीके से कोना में बैठा हुआ था, थर 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 कांप रहा था। और वो एक लड़का बता भी दिया कि मास्टर साहब वहां पे बैठा हुआ कोने में, ठीक है। अब हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली, है ना। हेडमास्टर सीधा गर्दन से पकड़ा, है ना, और उनकी उंगलियां का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था। वो जोर से दाब रहे थे उसके गर्दन को, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, है ना। जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है ना। भेड़िया क्या होता है, बकरी के बच्चे को दबोचता है और सीधा उठा के लेके चला जाता है, ऐसा, है ना। अब देखो क्या होता है, कक्षा के बाहर खींचकर मुझे, है ना, उसने मुझे बरामदे में, है ना, ला पटका। वो कक्षा में मुझे कक्षा से खींचा, मतलब उस क्लास से खींच के बरामदा पे ला के पटक दिया वो हेडमास्टर, ठीक है। खींच कर बोला, है ना, खींच कर बोला जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू, है ना। पटका वहां पे बरामदा पे और बोलता जा लगा पूरा मैदान में झाड़ू, है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि को बोलता है पूरा मैदान में जाओ झाड़ू लगाओ, ठीक है। अब देखो भयभीत होकर मैं 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झड़ने लगे थे। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बेचारे बहुत तंग आ चुके थे, बहुत थक चुके थे, शरीर लग रहा था, वैसे ही वो झाड़ू भी अब थक चुका था। झाड़ू भी एकदम मुरझा गया था, है ना। 3 दिन से लगातार पूरे मैदान में वही झाड़ू पड़ रहा था, तो वो झाड़ू भी मुरझा गया था, है ना। अब देखो सिर्फ बची थी कि पतली पतली टहनियां, है ना, उस झाड़ू का। अब देखो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पूरे रोते रोते, है ना, रो रहे थे, आंखों से आंसू आ रही थी, ठीक है, आंखों से आंसू आ रही थी, ठीक है। झाड़ू लगा रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहा था, लेकिन ये झाड़ू लगा रहे थे। क्योंकि हेडमास्टर ऐसा हेडमास्टर था जो एक तरीके से बच्चों को डरा डरा के, है ना, इनसे स्पेशली ओम प्रकाश वाल्मीकि ये दलित वर्ग से थे ना, इसलिए इसको इस तरीके से दबा दबा के, है ना, इस पर अत्याचार करते थे कि जाओ पूरे मैदान में झाड़ू लगाओ, जबकि ये स्कूल पढ़ने आता था, ठीक है। स्कूल के कमरे की खिड़की, है ना, दरवाजे से मास्टरों और लड़कों की, है ना, आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी, है ना। सारे पूरे स्कूल में जहां तक अगर बात करें ना, तो पूरे स्कूल में, है ना, मास्टर जितने भी क्लास में पढ़ने वाले लड़का लोग था, है ना, सब लोग आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रहे थे कि किस प्रकार से उन पे अत्याचार किया जा रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पे अत्याचार किया जा रहा है, सब देख रहे थे, है ना। मेरा रोम रोम यातना की गहराई, है ना, गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। मतलब मेरा रोम रोम, मतलब मेरा मन ही मन बात करे ना, यातना यानी बहुत दुख की गहराई में हम गिरते जा रहे थे। लग रहा था मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है, ठीक है। सब लोग ये तमाशा को देख रहा है। मेरे पिताजी, अब क्या होता है अचानक, देखो अब क्या होता है, अभी तो अब होगा मेन खेला, है ना। अभी तक क्या किया था, कहानी की शुरुआत देखो। अभी तक क्या हुआ था, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी स्कूल जाते थे, है ना। हेडमास्टर जो था उनसे रोजाना, है ना, ओम प्रकाश बच्चा था, उस बच्चा से रोजाना स्कूल में झाड़ू लगवाता था हेडमास्टर, कि तुम दलित का बेटा है ना, हाँ चलो स्कूल में झाड़ू लगाओ, पूरा मैदान साफ करो, है ना। पूरा दिन बेचारा झाड़ू लगाते रहता था। लगातार 3 दिन वो झाड़ू लगाया, है ना। पूरा एक तरीके से वो क्या हुआ है,
आंखों से आंसू गिरता था, है ना, फिर भी झाड़ू लगाना पड़ता था, मजबूरी था। अब वो झाड़ू लगा रहे थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि बच्चा, है ना, वो झाड़ू लगा रहा था। अब क्या होता है, अब देखो ये लिखते हैं आगे लेखक, है ना, कि मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे, है ना। अब लेखक के पिताजी उसी स्कूल के पास से गुजरे, है ना, मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देख ठिठक गए, है ना, वो भी चौंक गए, है ना, हाय, है ना, मेरा बेटा झाड़ू लगा रहा है ना, वो भी ऐसे ठिठक गए। बाहर से ही आवाज देकर बोले, मुंशी जी यो क्या कर रहा है ना। बाहर से ही, स्कूल के मैदान से बाहर से, रोड पे ही आवाज दिया, मुंशी जी यो क्या कर रहा है। मतलब एक तरीके से वो प्यार से, है ना, लेखक जो है ना, लेखक के पिताजी जो थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी, प्यार से ओम प्रकाश को मुंशी जी कह के पुकारते थे, यानी अपने बेटे को मुंशी जी कह के पुकारते थे, है ना। वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। तो वो बाहर से, रोड पे ही से पूछते हैं, मुंशी जी यो क्या कर रहे हो, है ना। उन्हें देखकर मैं फपा कर पड़ा, है ना, हमको भी बहुत अजीब लगा। लेखक वो लिखते हैं, उनको, पिताजी को देख के हमको भी पूरा और ज्यादा, है ना, पूरा फूट फूट के रोना आ रहा था, है ना। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए, है ना, पिताजी रोड से मेरे पास स्कूल के मैदान में आ गए, मुझे रोता देख बोल, है ना, देख कर बोले, है ना, बेचारे बच्चा, ये ओम प्रकाश रोने लगता है ना, हाँ, पूरा आंखों से आंसू गिर रहा था, ठीक है, रोने लगता है। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हैं, ठीक से बोल, है ना, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो बेटा, है ना। तो मुंशी जी से पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो बेटा, है ना, बताओ, ठीक से बोलो। मेरी हिचकियां बंद गई थी, है ना, मतलब थोड़ी सी हिचकियां रुकी, है ना। अब देखो, हिचक हिचक कर, है ना, ऐसे ऐसे करके रोया जाता है, ठीक है। वो बच्चा बेचारा रो रहा था। इसी कड़ी में बोलता है, हिचक हिचक कर, है ना, पूरी बातें पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, है ना, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते, है ना, ये 3 दिन से मेरे से झाड़ू लगवा रहे हैं, है ना, कक्षा में पढ़ने तक नहीं देते हैं ये हेडमास्टर, है ना। अब, है ना, पिताजी भाई जाने कि इस मेरा बेटा स्कूल आता है रोजाना पढ़ने के लिए और ये हेडमास्टर झाड़ू लगवाता है इससे, और ये बेटा बता भी दिया कि 3 दिन से ये मास्टर हमको झाड़ू लगवा रहा है ना। अब देखो क्या होगा, अब तो तमाशा होगा, अब देखो, है ना। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया ना, पिताजी झाड़ू पकड़े और दूर फेंक दिए, है ना, झाड़ू फेंक दिए। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी, है ना, पिताजी पूरा, उनका आंख में गर्मी दिखाई दे रहा था, है ना, गुस्सा दिखाई दे रहा था, है ना। हमेशा दूसरों के सामने कमान बने रहने वाले आदमी, है ना, दूसरों के सामने झुक के रहने वाले आदमी, उस समय नजर आया कि जब अपने बेटे पे बात आई, है ना, तब उस समय उनकी जो मूछें जो थी ना लंबी लंबी, वो भी फरफराने लगा था, आंख में गुस्सा नजर आ रहा था, है ना। उस समय दिख रहा था निडरता। जब बात अपने बेटे पे आती है तो हर बाप एक ढाल बनकर, एक मिसाल बनकर, एक दीवार बन के सामने रहता है ना, और उस दीवार के पीछे बच्चे शांति से, आराम से रहता है। तो वो पिता, है ना, जो हर हमेशा दूसरों के सामने दब के रहता था, अपने बात बच्चों पे आई तो पूरा गुस्से से आग बबूला हो जाता है, ठीक है। अब देखो, है ना, चीखने लगे उसके पिताजी, है ना, मुंशी जी के, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी चिल्लाने लगे, ठीक है, चिल्लाने लगे, बोलते हैं, कौन सा मास्टर है वो, है ना, कौन सा मास्टर है वो, है ना, जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है, कौन है वो मास्टर जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है ना। वो पिताजी खूब ज्यादा गुस्से में चिल्लाने लगे, है ना, कौन है वो मास्टर जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवावे है ना। पिताजी की आवाज सुनकर पूरे स्कूल में, है ना, पिताजी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई थी, है ना। पिताजी इतने जोर से बोले, कौन है वो हेड मास्टर जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवाता है, ठीक है। पिताजी का आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई थी, है ना, जिसे सुनकर, है ना, हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए थे, है ना, सारे मास्टर, हेडमास्टर, सब लोग बाहर आ गए थे, ठीक है, सब के सब लोग बाहर आ गए थे, ठीक है। वेट 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 बाबू, आगे बताते हैं। तो मतलब एक तरीके से जब ये चिल्लाए ना तो सारे के सारे, ठीक है, एक तरीके से सब लोग बाहर आ गए थे, ठीक है। चलो, तो एक तरीके से सारे के सारे लोग बाहर आ गए, हेडमास्टर और मास्टर सारे लोग। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया। अब कलीराम हेडमास्टर भी जो था वो भी गाली देने लगा, है ना। कलीराम हेडमास्टर, जो हेडमास्टर है स्कूल का, वो भी पिताजी को, मेरे पिताजी को गाली दिया, है ना।
मेरे पिताजी को गाली दिया, है ना, धमकाया, मेरे पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ, है ना, मेरे पिताजी डरने वाले नहीं थे, वो नहीं डरे, है ना। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने, है ना, हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी नहीं भूल पाया, है ना। ये बोलते हैं कि उस रोज, है ना, पिताजी मेरे जिस साहस और जिस हिम्मत के साथ हेडमास्टर का सामना किया था ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे लिए पिताजी उतने गुस्से में उस हेडमास्टर से भिड़ गए थे, है ना। ये बोलते हैं हम उस बात को कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है बाबू, ये पहला दृश्य खत्म हुआ। दूसरा दृश्य पे चलो, है ना। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन का बचपन वाला दिन था, जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे, है ना। स्कूल में उनके साथ क्या हुआ, हेडमास्टर हर दिन झाड़ू लगवाता था। पिताजी जब देखे, पिताजी एक तरीके से गुस्से से आग बबला हुए और वो हेडमास्टर तक को बात कहे, ठीक है, हेडमास्टर तक से भिड़ गए। ठीक है, पहला दृश्य में देखे। दूसरा दृश्य में देखो, जूठन पाठ का दूसरा दृश्य में क्या बात होती है। अब एक तरीके से यहां पे शुरुआत होती है। मेरी मां मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं यानी हिंदू मुसलमानों के घर, है ना, तथा घेर यानी मर्दों का बैठक खाना अथवा मवेशियों का जो है बांधने की जगह में साफ सफाई का काम करती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखते हैं कि देखो, अभी तक तो एक तरीके से अपने बारे में बताए, अब दूसरा भाग में बताते हैं कि मेरी मां जो है ना, मेरी माँ वो भी कामकाज करती है दूसरों के घर जा जाकर, यानी बोलो तो एक तरीके से 8-10 गांव के यहाँ पे 8-10 मालिकों के यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम 8-10 मालिकों के यहाँ पे जाती है, उसके घर का साफ सफाई करती है, घर का काम करती है। घेर यानी एक तरीके से मर्दों का जो बैठक खाना होता है या गाय मवेशी जहां बांधा जाता है उस जगह, है ना, उस सब का साफ सफाई का काम करती है। ठीक है, तो इनकी माँ भी, लेखक की माँ भी, लेखक का घर का परिवार की स्थिति ही ऐसा था कि उनकी माँ तक को भी काम करना पड़ता था, है ना। इस काम में मेरी बहन, है ना, बड़ी भाभी तथा जसबीर और जनेसेर यानी दो भाई मां का हाथ बटाते थे, है ना। जसबीर और जनेसेर, है ना, ये दोनों लेखक के भाई हैं। ठीक है, जसबीर और जनेसेर, है ना, जसबीर और जनेसेर। ठीक है, देखो जसबीर, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं जसबीर और जनेसेर। ठीक है, जसबीर और जनेसर, ठीक है, जनेसर नाम है। ठीक है, तो जसबीर और जनेसर दो भाई जो हैं, है ना, ये कौन है, दो भाई। ठीक है, लेखक के दो भाई हैं, हाथ बटाते थे। मतलब माँ जो है 8-10 गांव के यहाँ पे 8-10 मालिकों के यहाँ पे जा जाके काम करती थी, है ना, तो उसका हाथ बटाने के लिए, है ना, 8-10 मालिकों के यहाँ पे जो काम करती थी घर का, है ना, तो उसका हाथ बटाने के लिए बहन, है ना, बड़ी भाभी और जसबीर और जनेसेर दो भाई, है ना, ये सब माँ का हाथ बटाते थे। और बड़ा भाई सुखबीर, है ना, सुखबीर, ठीक है, सुखबीर कौन है बाबू, बड़ा भाई है ना। सुखबीर कौन सा है, कौन है, बड़ा भाई है सुखबीर, है ना। तो बड़ा भाई सुखबीर जो है वो, है ना, तगाओं के यहाँ पर वार्षिक नौकर के, है ना, तरह काम करता है। मतलब उसको एक तरीके से पूरा साल उसके यहाँ पे नौकरी करता है। ठीक है, बड़ा भाई यानी सब लोग इनके घर का दूसरे दूसरे अपने मालिकों के यहाँ पे काम करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकर बन के रहते हैं। अब देखो प्रत्येक, यानी इससे आपको ये समझ में आ गया कि इनके घर का स्थिति कितना खराब था कि दूसरे दूसरे घर में जा जाके काम करना पड़ता था, बर्तन धोना पड़ता था, गाय का गोबर उठाना पड़ता था, ये सब काम करना पड़ता था, है ना। प्रत्येक तगा यानी हर एक मालिक के घर में 10 से 15 मवेशी, है ना, मवेशी यानी गाय भैंस बैल, ये सब सामान्य बात थी। हर तगा यानी 8-10 मालिकों के यहाँ पे काम करते थे और 8-10 मालिकों में से हर मालिक के घर पे, है ना, 10 से 15 मवेशी होता था। ठीक है, गाय भैंस बैल होता था, ये आम बात थी। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुरनियों पर, कुरनियों क्या होता है, कूड़ा फेंकने का जगह, उनका जितना मवेशी का गोबर होता है ना, उस गोबर उठा के कहां पे ले जाना पड़ता था, कुरनियों पर ले जाना पड़ता था, उपले बनाने की जगह पर, है ना, जगह पर डालना पड़ता था। उपले बनाने मतलब जहां पे गोईठा बनाया जाता है उसको कहते हैं उपले बनाने, है ना। उस गोबर को उठा के उपले बनाने की जगह पे डालना पड़ता था, है ना। प्रत्येक घेर से, है ना, प्रत्येक मवेशी के जगह जहां मवेशी रहता है उस जगह से हर रोज 5, है ना, 6 टोकर गोबर निकलता था। हर 5-6 टोकर गोबर निकलता था, इतना गोबर फेंकना पड़ता था। सर्दी के महीना में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था। गोबर उठा के फेंकना
सर्दी के महीने में बहुत कष्टदायक होता था, है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के माँ को बहुत कष्ट होता था इसमें, है ना। हर एक तगा के यहाँ पे, हर एक मालिक के यहाँ पे 10 से 15 मवेशी हुआ करता था। गाय बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए, है ना, बड़े बड़े दलानों में बांधा जाता था। बड़ा बड़ा एक दलान रहता था, उस दलान में बांधा जाता था, जिसमें गन्ने की सूखी पाती और फूस बिछा होता था, है ना। पूरे इसके पूरे उस दलान बरामदा में एक तरीके से गन्ने की फूस और गन्ने की सूखी पाती और फूस बिछा होती थी, है ना। रात भर जानवरों की गोबर और मूत्र उसी दलान में, है ना, फैलता रहता था। उसी जो भूसी वगैरह जो है ना, उसी गोबर की, मतलब उसी जो है ना, बोल सकते हैं कि गन्ने की सूखी पाती, उसी पर गाय गोबर करता है, पेशाब करता है, ठीक है। उसका एक तरीके से पूरा गंध फैल जाता है ना। 10 से 15 दिनों बाद एक बार पाती बदली जाती है। वो गोबर गन्ने की जो है ना सूखी पाती 10 से 15 दिन में बदली जाती थी, या उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी, है ना। इतने दिनों में दलान में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफ देह होता था। यानी एक तरीके से बोल सकते हैं कि वहां पर जो है ना गोबर निकालना, बड़ा ही दुर्गंध के बीच में से गोबर निकालना बहुत दिक्कत होता था, तकलीफ देह होता था, है ना। दुर्गंध से सिर भिन्ना जाता था, सर चकरा जाता था, इतना दुर्गंध रहता था उस गाय के, जहां गाय वगैरह जहां बांधा जाता था, है ना, गाय भैंस बैल, है ना। इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर पीछे, है ना, फसल के समय 5 सेर अनाज। अब सोचो, इस सारे गाय भैंस इन सब घर के सब काम करने के पीछे क्या मिलता होगा? मजदूरी। तो जब फसल उगेगा, हर बार जब फसल उगेगा उस समय, है ना, 2 जानवर पीछे 5 सेर अनाज मिलेगा, है ना। 5 सेर अनाज मिलेगा, है ना, यानी 25 किलो लगभग, ठीक है, अनाज मिलेगा। अब सोचो, उतना सारा काम के बदले 25 किलो अनाज ही मात्र मिलेगा, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज, है ना। अच्छा, 5 सेर अनाज यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर, है ना, यानी 12 से 13 किलो अनाज, है ना। 12 से 13 किलो अनाज मात्र मिलता था। दोपहर के समय हर घर में बची खुची रोटी, जो खास तौर पर चूहरों को देने के लिए, यानी एक तरीके से दलितों के देने के लिए, है ना, दोपहर के समय क्या मिलता था? बची खुची रोटी जो होता था ना, जो खास तौर पर चूहरों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर, है ना, आटा में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी तो जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। इन सबको जो दोपहर के समय में ना, या तो जूठा, है ना, मतलब एक, या तो बच्चा कुचा रोटी जो रहता था, जो खास तौर पर चूहरों को, यानी इन लोग दलितों को, यानी जो नौकर लोग होते हैं उन्हीं को लोगों को खिलाने के लिए बनाया जाता था। या फिर कभी कभी तो क्या होता था ना, कि इन सबको जूठा, है ना, इन सबके प्लेट में डाल दिया जाता था, इन सबके थाली में जूठा डाल दिया जाता था, ठीक है, कि लो जूठा यही खाओ, है ना, बचा खुचा रोटी जो है यही सब खाओ, है ना। शादी ब्याह के मौके पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे, तो चूहरे दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। कभी शादी हुआ, बाराती हुआ, है ना, ये सब में क्या होता था कि अंदर मेहमान खाना खा रहे हैं और बाहर में, मतलब पूरा भूत चल रहा है अंदर, है ना, पंडाल के अंदर, और बाहर में जो है पंडाल के बाहर चूहरे, यानी जितने भी दलित लोग हैं, बड़ा बड़ा ढकिया, बड़ा बड़ा एक तरीके से टोकरी ले लेके बैठे होते थे, है ना। बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पत्तले, जो उन सब का बारात लोग का जो जूठा पत्तल होता था, वो सब इन सब के, है ना, टोकरी में डाल दी जाती थी। ये लोग दलित लोग जाते थे तो उन सब का जो प्लेट होता था वो सब इनके टोकरी में डाल दिया जाता था, ठीक है, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे, है ना। घर ले गए और पूरा का पूरा जूठन ये लोग हर पत्ता में देखते थे, अच्छा आधा खाया हुआ पूरी है, सब्जी बचा हुआ है, ठीक है, कुछ मिठाई बचा हुआ है, आधा कटा हुआ है, आधा मिठाई बाकी, सबको इकट्ठा कर लेते थे उन सारे पत्तलों से, ठीक है, सारे पत्तलों से ये लोग इकट्ठा उस जूठा के लिए। सोचो ये लोग कितना मेहनत करते थे कि अच्छा बारात का वो जूठा मिल जाए, है ना, मतलब इन लोग का इतना गरीबी था, ठीक है। तो वो सब इकट्ठा करते थे, है ना। पूरी के बचे कुचे टुकड़े, है ना, एक आधा मिठाई का टुकड़ा या थोड़ा बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाँछें खिल जाती थी, मतलब बाँछें, यानी एक तरीके से पूरा मन प्रसन्न हो जाता था कि भाई पूरी मिला है, सब्जी है, कुछ मिठाई बाकी है, उस सब का जूठा हुआ पत्तल में, है ना। जिस बारात की पत्तले से जूठन कम उतरती थी, है ना, कम उतरती थी, कहा जाता था कि भुक्खर लोग आ गए थे और सारा चट कर गए। जहां पे इन लोग का, जहां भी बारात ऐसा हुआ जहां पे इन लोग के पत्तल में, है ना, ज्यादा कुछ नहीं मिलता था, तो ये लोग कहते थे अरे सब भुक्खर लोग आया था, है ना, सब चाट के खा गया, ठीक है।
अक्सर ऐसे मौकों पर बड़े बूढ़े ऐसे बारातों का जिक्र है ना बहुत रोमांचक लहजे से सुनाया करते थे कि उस बारात में इतनी जूठन आई कि महीनों खाते रहे थे, है ना। मतलब इन लोग इतने गरीब थे, आसपास सारे लोग इतने गरीब थे, ये लोग ना एक तरीके से सुनाते थे, है ना, बड़ा ही बैठ के सारे बूढ़े लोग चर्चा करते थे। फलनामा के जो है ना बाराती से इतना, है ना, इतना जूठा इकट्ठा हुआ कि महीना तक खाते रहे, है ना, महीना तक खाए। ठीक है, तो एक तरीके से इन लोग ऐसे थे, है ना, मतलब इतने गरीब थे। पत्तलों से जो पूरियों के टुकड़े एकत्र होते थे, है ना, जो पत्तल वगैरह सारे जूठन वगैरह सारे पूरी वगैरह जो इकट्ठा होती थी, उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। अब देखो, पूरियों को धूप में सुखा लिया जाता था, चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था कि ताकि वो सूख जाए। अक्सर मुझे पहरे पर बैठा दिया जाता था क्योंकि सूखने वाली पूरियां, है ना, पर कौवे मुर्गियां कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। वो पूरी जो है ना जो खटिया पे सुखाने के लिए दिया जाता था, है ना, कपड़ा बिछा के, और उस पर पूरा पूरी सूखने के लिए दिया जाता था। अब उस पर निगरानी कौन रखेगा? उस कौवा से, है ना, उस मुर्गा से, उस कुत्ता से, है ना। निगरानी रखने के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि को बैठा दिया जाता था कि ओम प्रकाश तुम बैठ के देखते रहो, है ना, कि कुत्ता कौवा, है ना, मुर्गा, ये सब पूरी लेके ना भाग जाए। ठीक है, जरा सी आंख बची, है ना, की, है ना, पूरियां साफ, है ना, थोड़ा भी आंख झपके बस तब तक कौवा पूरी लेके भाग जाए, है ना। इसलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था, है ना, चारपाई के पास, गेट के पास डंडा लेके बैठना पड़ता था कि कोई पूरी ना लेके भाग जाए। इतना इतना सोचो इन लोग के साथ, मतलब गरीबी था कि ऐसा स्थिति इन लोग के साथ था। अब देखो, ये सूखी पूरियां बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूरियों पर, है ना, बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मजा आता था। कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा बनाया जाता था, जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे, है ना। मतलब एक तरीके से ये सारी पूरियां जो है ना बरसात में कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। जब बरसात में, जब बहुत कठिन दिन आ जाता था, बरसात बहुत ज्यादा होता था, उस समय जो है ना ये सूखा हुआ पूरी बहुत काम आता था। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था, है ना, उस पूरी को पानी में भिगाया जाता था, फिर सूखा हुआ पूरी को, और उसे फिर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूरियों पर, है ना, बारीक मिर्च, है ना, और नमक डालकर खाने में मजा आता था। कभी कभी तो गुड़ डालकर लुगदी जैसा बनाया जाता था, जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे। सोचो, उस जूठन वाले पूरी को खाते थे बड़े चाव से, है ना। अब देखो, लेखक बोलते हैं, है ना, अब तो लेखक मतलब एक तरीके से बड़े लोग हो गए। लेखक अब जब लिख रहे हैं इस आत्मकथा को, तब तक वो लेखक बन चुके हैं, बड़े लोग हैं, है ना। तब ये बोलते हैं, आज लिख रहे हैं, आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूं तो मन के भीतर कांटे जैसा उगने लगता था। कैसा जीवन था, है ना। ये बोलते हैं कि आज जब उन सब बातों को याद करते हैं ना कि बचपन में ऐसा मेरा जीवन बीता था, पत्तल का जूठन खाते थे, वो बारात से जो बचा हुआ पूरी, वो सब्जी जो आता था, वो सब खाते थे, तो आज इनके अंदर कांटे जैसा उभरने लगता है कि कैसा जीवन था, है ना। दिन रात मर खप कर हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, मतलब ये सारे लोग इतना मेहनत मजदूरी करते थे, मर खप कर इनके पसीने की कीमत मात्र वो जूठन मिलना था नसीब में। ठीक है, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, किसी को शिकायत भी नहीं था उस समय, है ना। कोई शर्मिंदा भी नहीं होते थे उस समय, है ना। कोई पश्चाताप नहीं, है ना, किसी को कोई अफसोस भी नहीं। जब मैं छोटा था माँ के साथ जाता था, माँ पिताजी का हाथ बटाने, है ना। जब लेखक बोलते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जब मैं छोटा था ना तब माँ पिताजी के साथ जाते थे हाथ बटाने के लिए, है ना, उनका मदद करने के लिए। तगाओं यानी त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसे खाना क्यों नहीं मिलता है ना। मतलब मालिकों के यहाँ पे जब जाते थे तो देखते थे मालिक यहाँ पे इतना सारा खाना का व्यंजन बना हुआ है। मन ही मन ओम प्रकाश वाल्मीकि को लगता था हम लोग को ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता है ना। आज जब सोचता हूं तो जी मितलाने लगता है, तब बड़ा ही मन अजीब हो जाता है लेखक को। कैसा जीवन था बचपन में। उस मालिक के यहाँ जब जाते थे तो देखते थे उन सब का खाना देख के मन होता था कि ऐसा खाना हम लोग को क्यों नहीं मिलता है। ठीक है, ये आज ये सब सोच रहे हैं लेखक, है ना, कि कैसा बचपन हमारा बीता है ना, जूठन खा खा के। कोई पश्चाताप नहीं था बचपन में, है ना। अभी देखो आगे क्या बोला जाएगा। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था, है ना, किसी इंटरव्यू के सिलसिले में। गांव से मेरा पता लेकर आया था, रात में रुका, है ना।
मतलब अब देखो, सुखदेव सिंह त्यागी जिसके यहाँ पर इसके पिताजी और माताजी काम करते थे, सुखदेव सिंह त्यागी, है ना। तो सुखदेव सिंह त्यागी, है ना, का पोता एक है सुरेंद्र सिंह, है ना, वो आया था। लेखक अब बड़े आदमी बन चुके हैं, अब उनका शहर में घर बन चुका है, शहर में घर है। अब गांव से जो है ना सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आ रहा था, तो लेखक का पता लेके आ गया कि शहर में उसी के यहाँ इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो शहर में लेखक के यहाँ पे रुक जाएंगे, उन्हीं के यहाँ पे रुक जाएंगे, है ना। तो गाँव से वो पता लेके आए थे। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया, मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना खिलाया। खाते खाते, है ना, खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। यानी लेखक की पत्नी के हाथ का, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की पत्नी का हाथ का खाना खा के वह सुरेंद्र सिंह बोला, है ना, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता, कि भाभी जी आपका खाना तो बहुत जायकेदार है, हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता, है ना। उसकी बातें सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफी देर तक विचलित रहा। लेखक बहुत देर तक अजीब सोच में पड़े रहे। बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाजा खटखटाने लगी, वो बचपन की सारी यादें आने लगी लेखक को, है ना। ये सुखदेव सिंह त्यागी का पोता है, आज वो मेरे घर पे आया है, तो आज मेरी पत्नी उसको इतना अच्छा खाना बना के खिलाई है। वो बोलती है कि भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बड़ा ही जायकेदार है, बड़ा ही स्वादिष्ट है, मेरे घर में तो ऐसा खाना मिलता ही नहीं है ना। वो आज ऐसा बोल रहा है ना। आज जब वो मेरे यहाँ आया है तो आज उसको इतना अच्छा खाना खिलाए हैं। आज लेखक को वो सारी बचपन की चीज़ें याद आ रही है कि बचपन में कैसा खाना खाते थे। आज जब मेहमान भी कोई आया है तो उसको भी इतना अच्छा खाना खिला रहे हैं, ठीक है। तो बचपन की सारी बातें अब इनको याद आने लगता है, ठीक है। सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह जब आया तब, अब देखो सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। सुखदेव सिंह का जो ये पोता है, तो सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी, है ना। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की का शादी था, है ना। अब देखो एक बात याद आता है, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता इनके घर पे आया था ना, सुरेंद्र सिंह, तब इनको बचपन का चीजें याद आता है कि सुखदेव सिंह का पोता सुरेंद्र सिंह तब पैदा भी नहीं हुआ था, है ना। सुखदेव सिंह का बेटी का शादी था, लड़की का शादी था, है ना, शादी थी। उसके यहाँ मेरे माँ सफाई करती थी, है ना। शादी में 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक काम किए थे। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं सुखदेव सिंह त्यागी के यहाँ पे माँ जो है ना 10-12, माँ और पिताजी 10-12 दिन से सुखदेव सिंह त्यागी के यहाँ पे अंदर का घर का सारा काम, बाहर का सारा काम यही किए, है ना। बेटी की शादी का मतलब गांव भर का इज्जत, है ना, का सवाल था, है ना। बेटी का शादी का मतलब होता है कि गांव का इज्जत, है ना, कहीं कोई कमी ना रह जाए। गांव भर की चारपाइयों को ढो ढो कर इकट्ठा किया था पिताजी ने। लेखक के पिताजी ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी गांव भर से सभी के यहाँ से जितने चारपाई होती थी ना, चौकी वगैरह, उस सब को इकट्ठा किए थे मेरे पिताजी, है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी इकट्ठा किए थे। किसके यहाँ पे? सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी का शादी था। बारात खाना खा रही थी माँ, है ना। अब देखो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की माँ, है ना, टोकरा लेकर दरवाजे से बाहर बैठी थी, ठीक है। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठी थी, है ना, इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाइयाँ और पकवाने की महक आ रही है वो हमें भी खाने को मिलेंगे, है ना। मतलब एक तरीके से पंडाल के बाहर जैसे चोहरे लोग यानी जैसे दलित लोग जो होते थे पहले बैठते थे, है ना, पंडाल के बाहर टोकरी लेके, है ना, अपना टोकरी लेके बैठते थे ताकि जो पत्तल वगैरह आएगा उसका जूठा वगैरह जो है उसमें डाल दिया जाएगा इसके टोकरी में, और ये लोग अपना गिन चुन के फिर आराम से उसको महीनों हफ्तों तक खाते रहेंगे घर ले जाकर। वो जूठा, है ना, जूठा खाने के लिए, ठीक है। पहले दलित लोग को अंदर पंडाल के अंदर नहीं जाने दिया जाता था, ठीक है। तो ये एक तरीके से इन लोग के साथ ऐसा होता था। तो ये लोग लेखक बचपन का चीजें याद करते हैं कि माँ टोकरी लेके बैठी हुई थी और मैं और मेरी छोटी बहन वो भी माँ के सिमट के, है ना, माँ के सिमटे यानी सट के बैठे हुए थे, है ना, इस उम्मीद में कि अंदर से जो भी पकवान, जो भी मिठाई वगैरह सबका महक आ रही है ना, वो भी हमें भी खाने को मिलेगा। लेखक लोग बहुत बचपन में बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि अरे मिठाई मिलेगा, बहुत स्वाद आ रहा है, बहुत गमक आ रहा है, ठीक है। जब सब लोग खा कर चले गए थे तो माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दलान से बाहर आते हुए देखकर कहा, चौधरी जी
इव तो बोला है ना। अब देखो सुखदेव सिंह त्यागी के यहाँ पे इनके माँ और इनके पिताजी पूरा काम किए, पूरा मेहनत मजदूरी सब, घर से लेके आंगन तक सब, घर से लेके बाहर तक सारा काम ये लोग किए है ना, झाड़ू मारना, सब सफाई करना, चौकी लाना, हर तक चीज साफ सफाई सब कुछ ये लोग ख्याल रखे है ना। और ये लोग पंडाल के बाहर टोकरी लेके अब बैठे हुए थे कि कुछ मिलेगा खाने को है ना। सारे लोग खा कर चले गए है ना। तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दलान से बाहर आते हुए देखा, देख कर कहा है ना। अब देखो सुखदेव सिंह त्यागी बाहर आ रहा था तो मेरी माँ ने बोला, चौधरी जी इव तो सब खाना खा के चले गए है ना, महारो जागतो को भी एक पत्तल पर धर को है ना कुछ दे दो है ना, वो भी तो इन दिनों का इंतजार कर रहे थे है ना। मतलब एक तरीके से इन लोग का ये लैंग्वेज था, गाँव का यही लैंग्वेज था कि बोलने का मतलब ये है कि सुखदेव जी है ना, बहुत हम लोग भी मेहनत किए थे, हम लोग भी इस दिन का इंतजार कर रहे थे, अब तो सारे लोग खा के चले गए, अब हम लोग के लिए भी कुछ दे दीजिए ना साहब है ना, हम लोग के लिए भी कुछ दे दीजिए साहब है ना। तो ये लोग इनकी लेखक के माँ जी ऐसे करके बोले है ना। लेखक बच्चा है ना, ये भी देख रहे हैं कि माँ कैसे गिड़गिड़ा रही है सुखदेव सिंह त्यागी के आगे कि हमको भी तो इस दिन का इंतजार था साहब है ना, कुछ हमारे लिए भी दे दीजिए साहब है ना। अब देखो सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरे की तरफ इशारा करके कहा है ना, देखो वो जूठा भरा हुआ पत्तल है ना, सारा वहां पे जूठा रखा हुआ है उस टोकरी में है ना। टोकरा भर के जो जूठन ले जा रही है तुम है ना, तुम जो अपने सामने टोकरी लाई है और इसमें पूरा जूठा जो भरी हुई है पूरा ले जा रही है, ऊपर से जागतों के लिए खाना मांग रही है और अपने घर पे बैठे सारे लोग के लिए भी खाना मांगेगी है ना। अपनी औकात में रह चोरी है ना, अपनी औकात में रह दलित है ना, ऐसे करके वो बोला है ना। उठा टोकरा और दरवाजे से और चलती वन है ना, यही इज्जत दिया जाता था पहले है ना दलित लोग को। तो एक तरीके से सुखदेव सिंह की लड़की का शादी था, ये लोग लेखक और लेखक के माजी और लेखक की बहन सब लोग बाहर में इंतजार कर रहे थे कि जूठन आएगा और सुखदेव सिंह भी हमें कुछ खाने को दे देगा, अच्छा खाना दे देगा बिना जूठन है ना। तो जूठन तो ये लोग इकट्ठा कर लिए थे और जब सुखदेव सिंह बाहर आ रहा है तो इनके माँ जी पूछते हैं कि सुखदेव जी है ना, सारे लोग खाना खा के चले गए, अब हमारे लिए भी कुछ दे दीजिए ना साहब है ना, हम लोग भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो वो बोलता है सुखदेव, देख वहां पे पत्तल जूठन इतना ले जा रही है टोकरी भर के और जागतों के लिए भी तुमको चाहिए है ना, उठा टोकरियां चल निकलते बन है ना। वो बेचारी इतना मेहनत की थी है ना, उसकी बेटी के शादी के लिए है ना, उतना काम की थी, फिर भी उसको ऐसा बोला गया है ना। क्या करती बेचारी, क्या करती, कुछ बोल भी तो नहीं सकती थी ना, मालिक थे है ना, तो मालिक के सामने क्या बोलते। अब तीसरा भाग में देखिए है ना, उन दिनों में है ना, एक और इसी में अपना एक और दिन की वो बात चर्चा करते हैं बचपन के दिनों को है ना। दूसरा भाग में तो हम लोग ये देखे कि भाई उन सब के साथ कैसे अत्याचार होता था, जूठन खिलाया जाता था इन सबको है ना। सुखदेव सिंह त्यागी के यहाँ पे जब काम करते थे जूठन खिलाया जाता था, गाय का गोबर साफ करना पड़ता था है ना, सबके घर साफ सफाई, दलान दरवाजा साफ सफाई करना पड़ता था है ना। इन सबको कभी अच्छा खाना नसीब नहीं करवाया जाता था, खाना कभी अच्छे से नहीं दिया जाता था है ना। लेकिन जब लेखक वही बड़ा आदमी बन गए, लेखक जब बड़े हो गए, लेखक के पास पैसा आया, लेखक शहर में अब मकान हो गया, जब सुखदेव सिंह के पोते को एक बार इंटरव्यू के सिलसिले में शहर आना था तो लेखक के यहाँ पे ही वो रुका था, क्योंकि लेखक का पता लेके गांव से आया था वो शहर। ठीक है, और लेखक यहाँ पे रुका, लेखक के यहाँ पे इतना अच्छा खाना खिलाया है ना, लेखक यहाँ पे बहुत अच्छा खाना खिलाया कि वो बोला कि आप के यहाँ पे जो खाना मिला है ना, वो खाना है ना हमारे यहाँ भी इतना अच्छा नसीब नहीं होता है ना। सोचो वो आदमी बोल रहा है, सुखदेव सिंह का वो पोता है वो, ठीक है, बोलता है कि भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बड़ा ही जायकेदार है, बड़ा ही स्वादिष्ट है ना। सोचो वो वही आदमी है ना, उसी का बाबा जो थे, उसी के दादाजी है ना सुखदेव सिंह, जो इन सबको जूठन बोलते थे, उठा टोकरे चल निकलते बन चोरी है ना, दलित निकल यहाँ से है ना, ऐसे करके बोलते थे। सोचो है ना। तो इंतकाम तो ये लिए है ना कि भाई आओ हमारे यहाँ है ना, जब हमारे पास पैसा हुआ तो हम खिलाएंगे, खिलाए लेखक है ना, उसको दिखा दिए औकात। उसके बाद देखो तीसरा, अब एक और कहानी अब बताते हैं। उन दिनों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपनी एक और कहानी बताते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अब 9वीं क्लास में थे, उन दिनों मैं 9वीं कक्षा में था है ना। घर की आर्थिक हालात है ना कमजोर थी, बड़ा ही खराब स्थिति का घर का, एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को है ना खटना पड़ता था।
उन दिनों ये 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, घर का स्थिति बड़ा ही खराब था, बड़ा ही आर्थिक स्थिति से गुजर रहे थे, आर्थिक समस्या से गुजर रहे थे, है ना। घर के लोग एक एक पैसा के लिए बहुत खटना पड़ता था। मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थी, जो किताब होता था ना वो हमेशा कम रहती थी, खरीदने का पैसा नहीं था, है ना। दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। लेखक जो पढ़ने का जो जुनून था ना, ये पढ़ने के लिए अपने दोस्त वगैरह से किताब मांग के पढ़ाई करते थे, है ना। कपड़ों को भी वही स्थिति, कपड़ों का भी वही स्थिति था, जो मिलता था वही पहन लिया, जो वक्त पर मिला खा लिया, है ना। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहरों के जिम्मे होते थे। मतलब जो भी आप मानो किसी के यहाँ पे काम करते हो, ठीक है, अब उसके यहाँ कोई भैंस, कोई गाय, कोई बैल मर गया, उसको उठाकर गांव से बाहर फेंकने का काम भी चोर यानी यही दलिते लोग का होता था। इन सब का काम होता था कि जो भी पशु वगैरह कोई भी मालिक यहाँ पे मरा उसको फेंकना होता था शहर के बाहर, है ना। जिसके घर में जो काम करता था, है ना, उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाने पड़ते थे। इसके बदले कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलती थी, है ना। इसके बदले कोई मजदूरी वगैरह नहीं मिलता था। अगर उसके यहाँ काम कर रहे हो तो उसके यहाँ अगर कोई पशु मरा तो उसको फेंकना पड़ता था, ठीक है, बिना पैसे के। एक गाय, बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 आदमी की जरूरत होती थी। गाय या बैल या भैंस कोई मर गया, उसको उठा के बाहर ले जाने के लिए 4 से 6 लोगों की जरूरत पड़ती थी, है ना। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी, इसलिए वो बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था, देर होने पे गालियां बकता था। उठाने वालों को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो ही जाती थी, है ना। लेखक लिखते हैं कि गाय भैंस या बैल मर जाता था ना तो उसको उठाने में कम से कम 4 से 6 लोगों की जरूरत पड़ती थी, तब वो उठता था। और देर होने पर जो भी उस मालिक लोग थे वो लोग आते थे बस्ती में और गाली देने लगते थे, है ना, चिल्लाते थे, जल्दी उठा कर फेंको, है ना, पूरा गाली वाली बकने लगते थे। और अक्सर हर बार क्या होता था कि वो 4 से 6 लोग इकट्ठा करने में देर हो ही जाती थी, ठीक है। अब देखो, मरे हुए पशुओं को उठाना बहुत ही कठिन काम होता है। उसके अगले और पिछले पैरों में रस्सी बांधकर, है ना, बांस की मोटी मोटी, है ना, बाहियों से उठाना पड़ता था। इतने श्रम साध्य काम के बदले मात्र गालियां मिलती थी। इतने श्रम वाले काम करते थे, इतने मेहनत वाले काम करते थे, फिर भी गालियां मिलते थे, है ना। कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं। लेखक लिखते हैं, यहां से सवाल पूछती है ना, कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था यह सब। लेखक बोलते हैं कितने क्रूरता वाले समाज में रह रहे हैं, है ना, जहां पर श्रम, जहां पे मेहनत करने वाले लोगों की कोई मोल नहीं है, ठीक है। निर्धनता यानी हर लोग गरीब रहे, है ना, तभी तो वो काम करेगा। इसको बरकरार रखने का एक षड्यंत्र था ये सब, है ना, कि गरीब को गरीब ही रखो, है ना, उसको अमीर मत बनाओ, उसको पैसा मत दो, ठीक है। मरे हुए पशु के खाल मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी, है ना। उन दिनों एक पशु की खाल, है ना, 20 से 25 रुपए में बिकता था, है ना। अब देखो, एक पशु का खाल 20 से 25 रुपया में, है ना, 20 से 25 रुपया में बिका करता था उन दिनों, ठीक है। अगर एक पूरा पशु है उसका पूरा खाल, देखो, आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल, है ना, मुश्किल से, है ना, एक खाल के बदले 10 से 15 रुपया हाथ में आते थे। अब इसमें से 10 से 15 रुपया, है ना, 10 से 15 रुपया जो होता था वो हाथ में आता था, है ना। मतलब इतना तो मिलता था, लेकिन जो भी और लोग 4, 5, 6 लोग को इकट्ठा करना होता था, उन सबको भी मजदूरी देना होता था। और शहर जाने में जो खर्चा हुआ उस सब को काटने के बाद 10 से 15 रुपया बचत होता था, है ना, एक गाय भैंस या बैल के पीछे, है ना। तंगी के दिनों में 10-15 रुपया भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ते थे, है ना। 10 से 15 रुपया जो मिल जाता था ये गरीबी के दिन में बहुत बड़ा रुपया होता था, बहुत बड़ा रकम होता था, ठीक है। चमड़ा खरीदने वाले दुकानदार, है ना, अक्सर पुराने जमाने में ना 1-1 रुपया का बहुत महत्व होता था, ठीक है। अब देखो, चमड़ा, है ना, खरीदने वाले दुकानदार खाल में बहुत मीन मेख, है ना, मीन मेख मतलब बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, ये वो नोक नोक निकालते रहता है ना, नोक झोंक निकालते रहता है, ठीक है। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। अगर खाल चमड़ा, अगर पशुओं के ऊपर से चमड़ा उतारते वक्त अगर कुछ भी दिक्कत हुई, थोड़ा भी फटा तो पूरा वो बेकार हो जाता था, है ना। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन ही खाल खराब हो जाती थी, है ना, जिससे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। तो खाल निकालते ही तुरंत उसमें नमक छिड़कना होता था, नहीं तो वो खाल खराब हो जाती है और दुकानदार खरीदता ही नहीं।
एक रोज क्या होता है, अब देखो ब्रह्मदेव तगा है ना, ब्रह्मदेव त्यागी के यहाँ पे क्या होता है, एक बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा है ना, उठ नहीं पाया। एक बार क्या होता है, ब्रह्मदेव तगा के यहाँ पर क्या होता है कि उसका बैल जब खेत से लौट रहा था तो वो रास्ते में गिर पड़ा, उठ नहीं पाया और वो मर गया है ना, एक बैल ब्रह्मदेव तगा का बैल मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर कर दी और पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेशेर उस रोज है ना किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे है ना, पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेशेर है ना, जनेशेर और पिताजी ये सब कहाँ गए हुए थे, ये सब जनेशेर और पिताजी गए हुए थे कहाँ पे, वो सब गए हुए थे किसी रिश्तेदार के यहाँ पे गए हुए थे। घर पर माँ है ना, मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। बड़ी भाभी का नाम क्या था, देवी, और बहन का नाम क्या था, माया है ना, और मेरी माँ, बस यही लोग थे है ना, देवी माया और माँ, भाभी बहन और माँ, यही लोग थे और एक हम थे। जसबीर उन दिनों है ना देहरादून मेथा मामा के पास था है ना, जसबीर, ये जो है जसबीर जो है ये जनेशेर और पिताजी तो गए थे रिश्तेदार के यहाँ पे, और जसबीर मेथा मामा के यहाँ पे था, और सुखबीर तो यहाँ रहता ही नहीं था है ना, पूरा मतलब वार्षिक नौकर के रूप में वो काम करता था दूसरे के यहाँ पे। ठीक है, माँ परेशान हो गई। अब माँ सोची कि भाई हम हैं, मतलब एक लेखक हैं, लेखक की माँ है, लेखक की भाभी और लेखक की बहन है, अब पशु को फेंके कौन, नहीं फेंकेंगे तो गाली देने आएगा ब्रह्मदेव तका है ना। तो माँ परेशान हो गई थी। बैल की खाल उतारने किसे भेजे है ना, किसे भेजे जो बैल का खाल उतार दे है ना। बस्ती में एक दो लोग थे लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था है ना। माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए थे लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे है ना। माँ ने चाचा से बात की, चाचा तैयार तो हो गए लेकिन उनके साथ किसी को जाना था क्योंकि अकेले वो खाल नहीं उतार पाते। ठीक है, अब थोड़ा देर और है, चैप्टर आपका एंड हो जाएगा, बस थोड़ा देर पढ़ लो, 15 मिनट में आपका पूरा चैप्टर एंड कर देंगे, 10 मिनट में। मैं उस समय स्कूल में था है ना, उस समय ओम प्रकाश जी स्कूल में पढ़ रहे थे और ब्रह्मदेव तगा का बैल मर गया और माँ चिंता में पड़ी थी कि कौन जाएगा। चाचा तैयार हुए, चाचा के साथ एक जाना था। अब लेखक भी स्कूल में थे। ठीक है, माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर 10-15 रुपया मिलने वाले थे, उसे छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी है ना। वो 10 से 15 रुपया जो मिल जाता ना, उसको छोड़ने की स्थिति में माँ नहीं थी है ना। ऐसा स्थिति था, ऐसा गरीबी था। तो एक तरीके से जो है ना, मतलब माँ स्कूल से मुझे बुलाई, लेकिन घर का कोई लोग नहीं चाहता था कि हम ऐसा काम करें, गाय भैंस का है ना, बैल का खाल उखाड़ने वाला है ना। ठीक है, अब देखो हर माँ है ना, हार कर माँ ने है ना मुझे चाचा के साथ भेज दिया है ना। मेरे चाचा है ना 16 है ना महा कामचोर थे, कामचोर थे, बस सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत के काम से कतराते थे। अब देखो भाई, इनके साथ चाचा जी के साथ लेखक को तो भेज दिया गया, लेकिन चाचा जी इनके 16 कामचोर में से थे, बहुत बड़ा कामचोर में से थे है ना। ताश खेलना, ढोल बजाना, यही सब होता था, मेहनत वाले काम से वो बहुत कतराते थे। अब देखो माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुंचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर ना टूट पड़े। अगर वो बैल पे गिद्ध या जंगली जानवर टूट पड़ेगा तो खाल बेकार हो जाएगा। चाचा ने खाल उतारनी शुरू की है ना, मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था, पिताजी जैसे कुशलता उनमें नहीं थी। पिताजी जितने अच्छे से खाल उतारते थे ना, उतना अच्छा कुशलता चाचा जी में नहीं था। थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने लग गए है ना, पीने बैठ गए। थोड़ी देर बाद चाचा जी थक गए और वो बीड़ी पीने बैठ गए। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी है ना, बोले धीरे धीरे खाल उतारो है ना, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगा है ना। चाचा एक जो है ना, बोल सकते एक छुरी मेरे हाथ में भी पकड़ा दिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि के हाथ में भी, कि धीरे धीरे करके खाल उतारो, अकेले से तो शाम हो जाएगी, इसलिए तुम भी थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे कुछ तो करो है ना। और वो अपने बीड़ी पीने बैठ गए है ना। अब देखो लेखक पहली बार ऐसा कुछ है ना कर रहे थे, क्योंकि उनके घर के सारे लोग तो करते थे, लेकिन वो बेचारे पढ़ने लिखने वाले लोग थे है ना। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे है ना, छुरी पकड़े तो इनका हाथ कांपने लगा, अजीब से संकट में फंस गया था है ना। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया, थोड़ा सा चाचा बताए कि कैसे छुरी चलाना है, वो बताए है ना। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था, अंदर ही अंदर कुछ था जो इनका टूट रहा था, सारा वो हिम्मत खत्म हो रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। चाचा के हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी है ना। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था। लेखक को लग रहा था हम क्या कर रहे हैं है ना। ठीक है,
लेखक को लग रहा था हम क्या कर रहे हैं। ठीक है बाबू, हम रोज पढ़ाते हैं डेली इस समय में, जहां से मैं, है ना, उभरना चाहता था, हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे, है ना। लेखक पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे कि हमें इस दलदल में हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन एक तरीके से लेखक को हालात उसी दलदल में घसीट रहा था। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था, जिस दुख दर्द को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताजा है। लेखक तो आज बड़े आदमी बन चुके हैं, आज लिख रहे हैं, और वो बोलते हैं कि चाचा के साथ उस दोपहर में मैंने जिस यातना को मैंने भोगा था ना, उसके जख्म आज भी तन पर ताजा है ना। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, है ना, अब बोलते हैं जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था, है ना। खाल उतर रही थी, इनके अंदर का कुछ था जो टूट रहा था, इनके भीतर का रक्त जम रहा था। ठीक है, खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को जमीन पर फैला दिया, उस पर लगे खून को सूखी जमीन ने सोख लिया था। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया था और गठरी उठाकर सर पर रख ली थी, है ना। चाचा उस खाल को सब कुछ निकाल के अच्छे से खून वगैरह साफ करके और उसको मोटा बांध करके सर पे रख लिए थे अपने, है ना। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था, है ना। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़ उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ता जाता था, है ना, क्योंकि चाचा तेज चल रहे थे, है ना। बसेरा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे, है ना। बसेरा जाने वाली जो पक्की सड़क थी ना, उसके बस अड्डे पर हम पहुंच गए थे, है ना। गठरी सिर से उतारकर चाचा ने जमीन पर रख दी थी, है ना। चाचा गठरी सर से उतारकर जमीन पे नीचे रख दिए। यहां से आगे तुम ले जाओ, है ना, मैं थक गया हूं। चाचा बोलते हैं कि देखो ये गठरी अभी हम यहां तक लाए, अब यहां इस बस अड्डे से अब आगे तुम ले जाओ, है ना, मैं अब थक गया हूं, है ना। उस रोज मैंने चाचा से बहुत कहा, है ना, उस रोज मैंने चाचा से बहुत कहा, लेकिन वे नहीं माने। चाचा बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, है ना। चाचा से वो बहुत गिड़गिड़ाए लेखक, है ना, ओम प्रकाश, कि चाचा बस अड्डे के इस भीड़ को पार करवा दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है ना, मेरे सारे दोस्त लोग यहाँ से गुजर रहे होंगे, है ना, मेरे स्कूल के सभी साथी यहाँ साथी यह ले जाते हुए मुझे देखेंगे तो स्कूल में मुझे बहुत तंग करेंगे, बहुत चिढ़ाएंगे, है ना। मैं गिड़गिड़ा कर, है ना, रुआसी आवाज में चाचा से कहा, है ना, चाचा प्लीज, है ना, एक तरीके से, है ना, ले चलिए चाचा जी, है ना, पूरे स्कूल के मेरे साथी लोग देख लेंगे तो बहुत चिढ़ाएंगे हमको, बहुत तंग करेंगे वो स्कूल में। किंतु वे नहीं पसीजे, है ना, वो नहीं मेरी बात सुने, है ना। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दी, है ना। गठरी का वजन मेरे वजन से ज्यादा थी, है ना, वो जो सर पे जो मोटा था ना वो गठरी, वो सर पे वो खाल वाला वो मेरे वजन से ज्यादा था, है ना। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा, है ना, मजबूरन जो है ना मुझे उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज जिस तरह से निकला, उस रोड से, उस बस अड्डे की भीड़ से हर रोज निकलते थे, वो परिचित था हमारे लिए। और जिस तरीके से उस रोज हम निकले ना उस जगह से, मेरा ही मन जानता है, एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था कि कोई देख ना ले, है ना, देखने ले, कोई सहपाठी ना मिल जाए, अगर कोई पूछ बैठेगा तो क्या बोलूंगा, है ना। घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगे जवाब दे गई थी। लग रहा था कि अब गिरा, है ना। गांव के किनारे किनारे चलकर, है ना, लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए, है ना। बहुत दूर इनको चलना पड़ा, तब जाके ये अपना घर पहुंचे थे, तब जाके ये अपना घर पहुंचे थे। सोचो कितना इनके साथ मतलब कष्ट हुआ होगा। बेचारे पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे कि हम कभी ये गाय भैंस बैल का चमड़ा वगैरह नहीं निकालेंगे, इस काम में नहीं भरेंगे, इस दलदल में हम नहीं पड़ेंगे। हालात उनको उसी दलदल में ले जाके घसीट रहा था, है ना, हालात उसको उसी दलदल में धकेल रहा था। ठीक है, लेखक को एक तरीके से इतना दिक्कत के बावजूद, है ना, इतना दिक्कत के साथ उनको अपना एक तरीके से जिंदगी जलाना पड़ रहा था। बचपन में इतना दिक्कत था। मुझे उस हालात में, अब लेखक घर पहुंचते हैं, मुझे उस हालात में देखकर माँ रो पड़ी थी, है ना।
माँ भी जो है ना मेरी रो पड़ी थी मुझे उस हालात में देखकर, क्योंकि मेरा कभी ऐसा स्थिति नहीं था। हम साफ सुथरा रहने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग में से थे। लेखक ऐसा बोलते हैं, ठीक है। मैं सिर से लेकर पांव तक है ना गंदगी से भरा हुआ था, यानी पूरा सिर से लेकर पांव तक है ना मिट्टी खून ये सब लगा हुआ था इनके है ना पूरे कपड़े में। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज है ना, बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा था, है ना, पूरा खून से लगे हुए थे, खून मिट्टी लगा हुआ था इनके शरीर में ऊपर से लेके सर से पांव तक। माँ भी रो पड़ी उनको इस स्थिति में, इस हालात में देखकर, ठीक है। उस रोज भाभी, बड़ी भाभी ने भी कहा था माँ से, है ना, इनसे ये ना कराओ, है ना, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना था घसीटो, है ना। उस रोज भाभी भी बोली थी, है ना, कि इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे लेकिन इनको इस गंदगी में मत घसीटो, है ना। मतलब एक तरीके से ओम प्रकाश को ना है ना पढ़ने दो, इसको इस दलदल में मत घसीटो माँ जी, है ना। उस रोज भाभी भी मेरा कितना ख्याल रखी, भाभी भी एक तरीके से बोली कि हम लोग भूखे रह लेंगे लेकिन इनको इस दलदल में मत घसीटो, है ना। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं, है ना। लेखक लिखते हैं कि भाभी के वो शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी की तरह चमकते हैं, कि भाभी मेरे लिए वो शब्द बोली कि इनको इस तलतल में मत घसीटो, हम लोग भूखे रह लेंगे, है ना। मेरे लिए वो इतना तक करने के लिए तैयार थी, है ना। उनके शब्द आज भी अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ। लेखक अब लिखते हैं कि मैं तो उस गंदगी से आज बाहर निकल आया हूँ। अब तो लेखक बड़ा आदमी बन चुके हैं, बड़े लेखक बन चुके हैं, अब उनको ये सब काम दोबारा नहीं करना पड़ रहा है ना। लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं। लेकिन लेखक लिखते हैं कि आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो आज भी उसी घिनौनी जिंदगी को जीना पड़ रहा है। वैसा ही स्थिति, वैसा ही हालात लेखक का तो वह हालात से निकल गए, लेकिन आज लाखों ऐसे लोग हैं, आज लाखों ऐसे दलित हैं जो एक तरीके से उसी हालात में जी रहे हैं, ठीक है। तो आपका यही पूरा चैप्टर था बाबू, है ना, यही पूरा आपका चैप्टर था। आपका चैप्टर एंड हुआ, ठीक है, समाप्त हुआ। आप सबको कैसा लगा? लेखक का जो जीवन देखे बचपन में, है ना। सबसे पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन जो है एक आत्मकथा, हम थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का ये जूठन जो आत्मकथा लिखा हुआ है, जूठन आत्मकथा को कौन लिखे? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। मुजफ्फरनगर में इनका जन्म हुआ और ये जो है अपनी जीवन के बारे में बताते हैं कि पहले भाग में बताते हैं कि इस तरीके से स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, तो हेड मास्टर कलीराम इसको किस प्रकार से तंग करता था, हर रोज झाड़ू लगवाता था बड़ा सा मैदान में, कमरा में, बरामदा में। एक दिन पिताजी देखते हैं और उस रोज पूरे गुस्से में हेडमास्टर का सामना करते हैं, क्यों मेरे बेटे से झाड़ू लगवाता है ना, पढ़ाई करने आता, पूरा सामना किया। पहला दृश्य ये था। दूसरा दृश्य में ये देखे कि एक तरीके से ये फिर लिखते हैं कि इनके माँ जी, है ना, 8 से 10 तक गांव के यहाँ पे 8-10 मालिकों के यहाँ पे काम करते हैं, सबके यहाँ पे नौकर बन के काम करते हैं। सबके घर का साफ सफाई, घर का कामकाज, है ना, उसके गाय भैंस मवेशी का देख रेख, है ना, उसका गोबर फेंकना, सब कुछ करना पड़ता था। उसके हाथ बटाने के लिए भाभी, है ना, बहन, बड़े जसबीर, जनेशेर, ये सब भाई भी काम करता था, है ना। और सुखदेव तो एक तरीके से एक भाई जो था बड़ा भाई, वो तो एक तरीके से वार्षिक नौकर बन के मालिक के यहाँ पे काम करता था। तो सब लोग इनके परिवार में नौकरी करते थे, नौकर बन के दूसरे के यहाँ पे काम करते थे। और एक तरीके से वैसा स्थिति था। और इन सबको बड़ा ही जूठन दिया जाता था, खराब खाना खिलाया जाता था, है ना, ज़्यादा पैसा भी नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो ऐसा स्थिति था, एक एक पैसे के लिए ये लोग तरसते थे। और वही जब एक बार सुखदेव सिंह त्यागी का एक बार बेटा, है ना, मतलब एक तरीके से एक बार की जब बात है कि सुखदेव सिंह का जो है ना बेटी का शादी था, है ना, सुखदेव सिंह की बेटी का शादी था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के माँ जी और पिताजी बहुत मेहनत करके उसके शादी का घर से लेके बाहर तक का सारा काम किए, ठीक है। और वो लोग जब बाराती खाना खा रहे थे तो ये लोग बाहर में लेखक के माँ और लेखक की बहन, ये लोग बैठे हुए थे टोकरी लेके कि एक तरीके से हमें कुछ खाने को मिलेगा, है ना, जूठन मिलेगा, कुछ अच्छा खाना भी मालिक हमको देंगे, है ना। तो जूठन तो ये लोग इकट्ठा कर लिया। जब मालिक बाहर आए सुखदेव सिंह, तब उस समय पूछते हैं कि लेखक की माँ, है ना, कि एकदम साहब, है ना, हमारे लिए भी कुछ दे दीजिए ना साहब, है ना, कुछ हम लोग भी इस दिन का उस दिन वो बोला कि जूठन ली है ना चोरी, है ना, जूठन लिया है ना चोरी, है ना, ये दलित, है ना, तुम जूठन लिए ना,
चल निकल यहाँ से, है ना, ऐसे करके वो डांट के भगा दिया। जबकि माँ पिताजी इतना मेहनत किए थे, लेखक के सामने उसके माँ जी को ऐसा, है ना, ऐसा मतलब बेइज्जत किया गया, लेखक को वो सब चीज़ें याद आ रही है। उसके बाद एक बार सुखदेव सिंह का, अब देखो बदला, इंतकाम किसको कहते हैं, वैसे ही सुखदेव सिंह का एक बार पोता शहर में आना था। अब लेखक बड़ा आदमी बन चुका है, लेखक मेहनत किया था ना ओम प्रकाश, अब बड़ा आदमी बन चुका, लेखक बन चुका है ना, तो अब इसका शहर में मकान है। अब गांव से सुखदेव सिंह का पोता सुरेंद्र सिंह आने वाला था, है ना, सुरेंद्र सिंह इंटरव्यू के सिलसिले में आया था, तो वो सोचा लेखक यहाँ पे रुक जाएंगे ओम प्रकाश जी के यहाँ पे, तो ओम प्रकाश जी यहाँ पे आया। ओम प्रकाश जी यहाँ पे बहुत अच्छा खाना बना के ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की पत्नी खिलाई सुरेंद्र को, है ना। सुरेंद्र बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बड़ा ही जायकेदार है ना। अब सोचो, उसी के दादाजी, है ना, उसी ओम प्रकाश वाल्मीकि को जूठन देते थे, उसके माँ जी को जूठन खिलाते थे। और आज जब उसके यहाँ पे आया, तो आज ये लोग, गरीब का दिल जो होता है ना बहुत बड़ा होता है। गरीब लोग जो होते हैं ना वो दिल से बहुत बड़े होते हैं, है ना। तो एक तरीके से ओम प्रकाश जी जो है सुरेंद्र को इतना अच्छा खाना खिलाए, और वही उसका दादाजी, सोचो, उसको जूठन देते थे। एक खाना उस मेहमान, उस बारात के दिन भी कुछ नहीं दिए। ठीक है, समझ में आया। तो ये था तीसरा भाग में हम लोग यही देखे कि किस तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को वो बैल का खाल निकालना पड़ा, और भाभी जी भी उसके बोले कि इनसे ये मत करवा माँ जी, है ना, हम लोग भूखे रह लेंगे, लेकिन इनको इस दलदल में मत घसीटो। यही पूरा चैप्टर था, और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का आत्मकथा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ ये रियल में घटना ये सब घटित हुई है। ठीक है, ये कोई ऐसा बात नहीं है, ये सच्ची घटना पे आधारित है। ठीक है, तो चलो आज की इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं बाबू लोग, है ना। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, और हम आपके लिए पूरा तत्पर हैं, पूरा मेहनत करने के लिए हम आपके साथ तैयार हैं कि हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे आपके साथ, ताकि आप सबका रिजल्ट बढ़िया हो। ठीक है, एक एक चैप्टर आपको बढ़िया से डिटेल में पढ़ाएंगे, और ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको एक बार में एक क्लास में ही समझ में आ जाए, आपको दूसरा क्लास करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, है ना। चलो जी, तो बस यही तक आज का सफ़र रहा। ठीक है, कल मिलेंगे हम लोग। ठीक है, मेहनत करो, पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, है ना भैया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन नहीं होगा ना बाबू, हर चीज़ का रिवीजन करेंगे। ठीक है, लाते रहेंगे बीच बीच में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। अभी तो पहले 10 नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो होगा ही, है ना, ये तो करवाएंगे ही। सब चैप्टर पढ़ा रहे हैं, 10 नंबर चैप्टर तक आज पढ़ा दिए। बचा आपके गद्य खंड में 3 चैप्टर, 11, 12, 13, वो भी पढ़ा देंगे। 11, 12, 13 ये भी पढ़ाएंगे। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए ना, होगा तो इसी मंथ तक में 11, 12, 13 भी खत्म कर देंगे, ये तीनों चैप्टर। ठीक है, चलो तो बढ़िया से पढ़ो, मेहनत करो, सब लोग लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अच्छे से मेहनत करो, है ना। एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करके रखो, क्योंकि ऐप पे हम बहुत कुछ आप लोग के दिल के लिए दिए हैं, क्लास 12 के बच्चों के लिए। एजुकेशन बाबा ऐप, जो चैनल का नाम है, वही प्ले स्टोर पर जाना, सर्च करना, ऐप इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में रख लेना। बहुत कुछ चीज़ें आप सबके लिए वहाँ अवेलेबल है। चलो जी, आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, टाटा।